प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे प्रेमचंद की कहानियों में वस्तु विधान। इस विषय पर हमारी बात हो रही थी। उसी क्रम में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज भी इसी विषय पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, प्रेमचंद की जो कहानियां हैं वे एक सामाजिकता के दायरे में बंधी हुई हैं और अपनी रचनाओं में वे इस बात के लिए सजग हैं कि रचनाकार का उत्तरदायित्व होता है, समाज के प्रति उसका कुछ दाय होता है, कुछ उसकी जिम्मेदारी होती है। इस बात के लिए वे सजग सतर्क दिखाई पड़ते हैं। तो उनकी कहानियों में वह सब मिलता है जो इस समाज में है, जो इस समाज में दिखाई दे रहा है। उनकी कहानियों की कथा वस्तु के विषय में एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि उसके आदर्श वाले अंश को वे जीवन की साधारणता के भीतर से ही उपलब्ध करा देते हैं। ऐसा नहीं उसके लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता उन्हें, बल्कि जीवन की साधारण जीवन के बीच से ही साधारण तरीके से उस आदर्श को निकाल देते हैं, उठा देते हैं, सामने ला देते हैं। पंच परमेश्वर, मंत्र, शंखनाद, इस्तीफा, गिला आदि कहानियों में आदर्श यथार्थ के भीतर से ही विकसित हुआ है, यथार्थ के भीतर से ही अंकुरित हुआ है। गिला कहानी में देखिए कि अपनी तमाम अप्रियता के बावजूद पति पत्नी को प्रिय होता है। तो ये आदर्श है, ये जिस तर्क के आधार पर स्थापित किया गया है वह स्वाभाविक है और इसीलिए ये आदर्श होते हुए भी सहज लगता है। तो इस प्रकार से प्रेमचंद की कहानियों का जो आदर्श है वह यथार्थ के साथ में एक सामान्य भाव बनाकर, एक सामान्य संबंध बनाकर ही पाठक के सम्मुख आता है, कहीं दूर के लोक से लाया हुआ आदर्श नहीं है। हालांकि प्रेमचंद को आदर्श अभीष्ट था, लेकिन वह आदर्श यथार्थ में से उत्पन्न होता है, ये बात हम समझ चुके हैं। प्रेमचंद अपनी कथा वस्तु के लिए बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है और ना उन्हें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, बल्कि जो अपने आसपास का जो जीवन है, अपने पास जो फैला हुआ जो कुछ परिदृश्य है, जो समाज है, उसी में से उनकी रचनाओं के विषय निकल आते हैं, वही उनकी रचना की कथा वस्तु बन जाते हैं। जैसे बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब, नशा, आधार, शांति, ये सब कहानियां या इन जैसी और बहुत सी कहानियां, इन सब कहानियों का जो ताना माना है वो अपने रोजमर्रा के जीवन की छोटी छोटी बातों से ही बुना गया है। इनके चरित्र कहीं गढ़े नहीं गए हैं, बल्कि हमारे आसपास ही बिखरे पड़े हैं। तो इस तरह से प्रेमचंद का जो वस्तु संसार है हमारे परिचय के घेरे से ही निकलता है, कहीं कल्पना लोक से नहीं लाया जाता, कल्पना से नहीं बनाया जाता, कल्पना से नहीं गढ़ा जाता। किस तरह से, इसलिए कोई ऐसी चकित होने वाली सामग्री इनकी कहानियों में कोई मिलती नहीं है, चमत्कृत होने वाली कोई सामग्री नहीं है इनकी कहानियों में। तो देखिए किस तरह से एक छोटी सी चीज, यानी घर में घी नहीं है तो इस से बात शुरू होती है, झगड़ा शुरू होता है, छींटाकशी होती है और ताने उलाने दिए जाते हैं देवर और भाभी के बीच में
कहासुनी हो जाती है, बढ़ जाती है, कटुता पैदा हो जाती है। फिर पति की शिकायत पर पति भी गुस्से में आ जाता है और पिता के सामने ऐलान कर देता है कि वह अलग हो जाएगा। लेकिन उतनी सी साधारण बात, यानी देवर के घर से निकल पड़ने के भावुकतापूर्ण निश्चय मात्र उसने कह भर दिया कि वह घर छोड़कर जाएगा, तो इससे स्थिति फिर से सहज हो जाती है और शांति हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इस तरह से कहानी में, प्रेमचंद की कहानियों में कोई ऐसी अकल्पित या विस्फोटक परिस्थिति आती नहीं है। बात बिगड़ती है, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते फिर वो बन जाती है। तो इस तरह की कहानियां, जैसे पूस की रात में भी यही स्थिति थोड़े बदले हुए स्वरूप में दिखाई पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद जो हैं, वे, उनका जो वस्तु निरीक्षण है वो सतही नहीं है, ऊपर का नहीं है, बल्कि उनकी कहानियों में उनकी जो सूक्ष्म अंतर्दृष्टि है उसका प्रमाण हमें कहानियों में मिलता है। जैसे एक कहानी है खून सफेद, तो उसमें जो चरित्र है, मुख्य चरित्र जो दंपति का चरित्र है, पति पत्नी है, उनका बच्चा खो गया और कई दिनों तक वे उस बच्चे को खोजते रहे। और उस अवस्था में जो माता पिता की मनोदशा होती है, उसका अनुभव देखिए प्रेमचंद ने कितनी संवेदनशीलता के साथ किया है। उदाहरण देखिए कहानी से, देवकी और जादव को अभी तक आशा की झलक दिखाई देती थी, इसलिए वे बेचैन थे। किसी बच्चे के पैरों के निशान देखते तो उनके दिलों में आशा तथा भय की लहरें उठने लगती। तो ये जो है, ये वस्तु का अंतरंग है, जो लेखक की पैनी दृष्टि को भी प्रमाणित करता है। प्रेमचंद ने अपनी कुछ कहानियां, जैसे मुक्ति मार्ग, नैराश्य, लीला, शांति जैसी कहानियों में इस वस्तु के अंतरंग के उद्घाटन को ही रचना का लक्ष्य बनाया। कफन कहानी में ये वस्तु और भी खुल जाती है, वस्तु का चित्रांकन जो है, प्रस्तुतिकरण और भी खुल जाता है। देखिए उदाहरण देखिए, जब से वह आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद, उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। तो ये देखिए कि वस्तु को उसके भीतरी और बाहरी दोनों रूपों में देखने और उसको कहानी में अंकित कर देने के लिए प्रेमचंद देखिए कितने संवेदनशील हैं। बहुत सी छोटी छोटी और गौण लगने वाली जीवन स्थितियों के बीच से भी प्रेमचंद जो यथार्थ निकाल कर ले आते हैं, वह साधारण नहीं है। पूस की रात कहानी से एक उदाहरण देखिए कि उसी तरह से पूस की रात कहानी या बूढ़ी काकी, इन दोनों कहानियों से उदाहरण मिलते हैं स्थिति के। तो पूस की रात से एक उदाहरण देखिए कि जिसमें कहानी का जो मुख्य नायक है हल्कू और उसका कुत्ता जबरा। तो उसमें पूस की रात कहानी में एक कथा एक सामान्य सी स्थिति से आरंभ होती है और उसका अंत उस सीमा पर होता है जहां संघर्ष जीवी मनुष्य की हिम्मत टूट जाती है और वह निराशा के गर्त में जा गिरता है और वहां से उसे अपने सर्वनाश भी अपना एक सुखद संयोग लगने लगता है।
उदाहरण है, जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गायें खेत का सफाया किए जाती थीं और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। और जब सर्वनाश हो गया, खड़ी फसल नष्ट हो गई, तो हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। तो ये देखिए, ये मनुष्य के टूटना, ये जो मनुष्य का टूटना है वह अत्यंत ही वस्तुनिष्ठ रूप है। और ऐसे प्रेमचंद की कहानियों में ऐसे स्थलों का बिल्कुल अभाव नहीं है कि जहां पर मनुष्य उसके आदिम स्तर तक पहुंच जाए, उसकी संवेदना। तो ऐसे ही बूढ़ी काकी कहानी में भी है चित्रण। उदाहरण देखिए, दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता और कितनी सुकोमल। यदि यह अमानुषिक कर्म अज्ञानवश किया जा रहा होता तो स्थिति इतनी प्रखर नहीं बनती, किंतु काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि जो काम मैं कर रही हूं वह मुझे कदापि नहीं करना चाहिए था। इसी तरह से कफन कहानी में देखिए कि जो मानवीय संवेदना है वह संवेदना उस लोमहर्षक सीमा तक अनावृत कर देती है मनुष्य को कि जहां मनुष्य के सामने चोरी के आलुओं का लोभ घर की बहू के प्राणों की चिंता को भी निगल जाता है। उस मनुष्य की निर्लज्जता को कोई ताकत नहीं झुका पाती। कफन के लिए जो पैसे, चंदे के पैसे बाप बेटे इकट्ठे करते हैं, उसे दोनों मिलकर खाने पीने में उड़ा देते हैं और रही सही संवेदना से भी मुक्त होकर नशे में डूबकर गाने और झूमने लगते हैं। तो यह भी विडंबना है मनुष्य के आदिम स्तर तक पहुंचने की। संवेदना का यह भी रूप हो सकता है, यह प्रेमचंद ही पकड़ सकते थे, अपनी कहानियों में व्यक्त कर सकते थे कथा वस्तु बनाकर। तो कफन कहानी के बाद में एक यह बात भी आती है कफन में कि मानवीय संबंध कितने परिस्थितियों के कारण ऐसी घटनाएं घटती हैं जीवन में। जीवन इतनी करवट बदलता है कि मानवीय संबंध कई बार अमानुषिक भी हो जाते हैं। लेकिन प्रेमचंद की विशेषता ये कि उस अमानुषिकता में भी जहां बाप बेटे दोनों घोर निर्मम दिखते हैं, वहां भी एक तनाव और उनकी चेतना को झंझोड़ने वाला एक प्रभाव भी दिखाई देता है। उदाहरण देखिए, उन्हें ज्ञान है, उस नशे के बीच भी उन्हें एहसास हो जाता है कि सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, उसका क्या होगा जो मर गई, उसका क्या होगा। उदाहरण देखिए, माधव बोला, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सेंदूर तो मैंने डाला था। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, वह बैकुंठ की रानी बनेगी। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। तो ये अंश केवल अमानुषिकता तो दिखा गए यहाँ पर, लेकिन उससे भी अधिक ये दारुण हो गए हैं। ये बतलाते हैं कि माधव में जो प्राण तत्व है वो टूट रहा है, लेकिन फिर भी कुछ उसमें धड़कन है। तो ऊपर से देखने में ये कथन आदर्शवादी कथन भी लग सकते हैं,
लेकिन ये आदर्श जो है वह ऐसा आदर्श है जो यथार्थ को भी उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचा देता है। और यहाँ पर प्रेमचंद के लिए माधव को पशु जैसा बना देना जितना आसान था, उसमें मानवीय संवेदना की झलक दिखाना उतना ही कठिन था। तो ये विशेषता प्रेमचंद की ही हो सकती है। इस तरह से पूरी चर्चा के बाद में हम यह समझ लेते हैं, जान लेते हैं और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में जो उनका जो वस्तुखंड है, कहानियों का जो वस्तु विधान है और जीवन स्थितियों का जो चित्रण है, वह ऐसा चित्रण है जो हमें स्वप्न की तरह बांधे रखता है, लेकिन दुस्वप्न की तरह हमें त्रस्त भी किए रहता है। यहाँ तक कि एक ही स्थिति या पात्र में भी अंतिम रूप से निर्णीत स्थिति नहीं आ पाती। तो ये प्रेमचंद की ही विशेषता है। बूढ़ी काकी अपनी वृद्धावस्था में और निराश्रितता में हमें दयनीय लगती है, तो अपनी स्वाद विलुप्तता में हमें उससे थोड़ी सी वितृष्णा भी होने लगती है। बुद्धिराम और रूपा को एक बार हृदयहीन नहीं ठहरा सकते, तुरंत ही हृदय नहीं बोल सकते। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, कभी कभी उन्हें बूढ़ी काकी पर अपने अत्याचार का खेद भी होता था। रूपा भी ईश्वर से डरती थी और पंच परमेश्वर के किस पात्र को हम दूध का धुला और किसे घृणित बता सकते हैं, गर्हित बता सकते हैं। सभी तो अपने अपने स्वार्थों से जुड़े हुए लगते हैं। नमक का दरोगा कहानी में अलोपी दीन भी अंत में वंशीधर की कर्तव्य निष्ठता से पराभूत हो जाते हैं और उसे अपनी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक नियुक्त कर देते हैं। तो ये उनकी गुणग्राहकता ही है। और इधर कफन कहानी में माधव और घीसू अपनी अमानुषिकता में भी आखिर में सिर्फ विवश इंसान ही प्रमाणित होते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेमचंद की कहानियों का वस्तु विधान है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जीवन का प्रधान तत्व प्रेमचंद की कहानियों में मिलता है और अपने आसपास के चरित्रों से उठा ली गई कहानियां हैं प्रेमचंद की, जो चरित्र यथार्थ में है, कहीं कल्पना के लोक से नहीं लाए गए हैं, कल्पना के लोक में जाकर उनको नहीं गढ़ा गया है। तो ये सब हमारे आसपास के चरित्र हैं जो अपने सहज स्वाभाविक रूप में देखते हैं। जीवन की जो सहज स्थितियां हैं वे सब प्रेमचंद की कहानियों में दिखाई पड़ती हैं।